नमस्कार। अनलॉक यूपीएससी में सभी का स्वागत है। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण संपादकीय का विश्लेषण करने जा रहे हैं जो दिल्ली की एक बेहद गंभीर समस्या से जुड़ा है। ये समस्या है प्रदूषण का संकट और उससे निपटने के लिए जो कृत्रिम बारिश की कोशिश की गई वो आखिर क्यों नाकाम रही। ये केस स्टडी हमें टेक्नोलॉजी की सीमाओं और पर्यावरण की असल चुनौतियों के बारे में बहुत कुछ सिखाती है। तो देखते हैं कि इस पूरे मामले को हम कैसे परत दर परत समझेंगे। हम शुरुआत करेंगे दिल्ली के प्रदूषण संकट की भयावहता से, फिर समझेंगे कि ये कृत्रिम बारिश की तकनीक आखिर है क्या। इसके बाद हम जानेंगे कि दिल्ली में ये प्रयोग फेल क्यों हुआ, इसके पीछे के वैज्ञानिक कारण क्या थे, और सबसे जरूरी बात, असली समाधान आखिर कहाँ छिपा है। और अंत में मुख्य परीक्षा के लिए कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर भी नजर डालेंगे। तो चलिए, सबसे पहले जरा दिल्ली के उस संकट की गंभीरता को समझते हैं जिसका सामना शहर हर साल करता है। देखिए, ये सिर्फ हवा खराब होने की बात नहीं है, ये एक पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी है। और जब हम इस स्थिति की गंभीरता को समझेंगे तभी ये समझ पाएंगे कि कृत्रिम बारिश जैसे उपायों के बारे में सोचा ही क्यों गया। ये लाइन दिल्ली की उस कड़वी हकीकत को बयां करती है जब हवा इतनी जहरीली हो जाती है कि हर एक सांस एक जंग बन जाती है। ये सिर्फ एक वाकया नहीं है, ये दिल्ली में रहने वाले लाखों लोगों का हर साल का अनुभव है जब उनका शहर एक गैस चेंबर में तब्दील हो जाता है। और इस संकट के नतीजे वो बहुत ही गंभीर होते हैं। बच्चों को बचाने के लिए स्कूल बंद करने पड़ते हैं, अस्पतालों में सांस के मरीजों की लंबी लंबी लाइनें लग जाती हैं, यहाँ तक कि एक सेहतमंद इंसान की आंखों में भी जलन और फेफड़ों में चुभन महसूस होने लगती है। और आसमान में सूरज वो बस एक धुंधला सा धब्बा बनकर रह जाता है। ये हर साल की कहानी बन चुकी है। अब जब हालात इतने निराशाजनक हों तो जाहिर है सबकी नज़रें विज्ञान की तरफ उठती हैं। एक ऐसी तकनीक की उम्मीद की जाती है जो जादू की तरह इस जहरीले धुएं को साफ कर दे। और यही उम्मीद बनकर सामने आई कृत्रिम बारिश, जिसे हम क्लाउड सीडिंग भी कहते हैं। तो ये क्लाउड सीडिंग, या जिसे बादलों का बीजारोपण भी कहते हैं, आखिर है क्या? देखिए, आसान भाषा में कहें तो ये आसमान में पहले से मौजूद बादलों को बारिश करने के लिए मनाने या उकसाने की एक तकनीक है। इसमें हम कोई नए बादल नहीं बना रहे होते, बल्कि जो बादल पहले से हैं उन्हीं को थोड़ा प्रेरित करते हैं ताकि वो बरस जाएं। अच्छा, तो ये काम कैसे करता है? इसे समझने के लिए चलिए इसके 4 आसान से स्टेप्स देखते हैं। सबसे पहले एक खास विमान सही बादलों के बीच जाकर सिल्वर आयोडाइड जैसे केमिकल छोड़ता है। ये केमिकल एक बीज की तरह काम करते हैं। इसके बाद बादलों में मौजूद पानी की नन्ही नन्ही बूंदें इन बीजों से चिपकने लगती हैं। धीरे धीरे ये बूंदें मिलकर बर्फ के बड़े क्रिस्टल बन जाते हैं, और जब ये काफी भारी हो जाते हैं तो बारिश बनकर नीचे गिरने लगते हैं। और हाँ, ये कोई आज की नई या एक्सपेरिमेंटल तकनीक नहीं है। इसकी खोज तो 1940 के दशक में ही हो चुकी थी। आज दुनिया के 50 से ज्यादा देश इसका इस्तेमाल करते हैं, कहीं सूखे से लड़ने के लिए, कहीं बांधों में पानी बढ़ाने के लिए, और यहां तक कि ओलंपिक जैसे बड़े आयोजनों के लिए मौसम साफ रखने के लिए भी। तो एक तरफ थी दिल्ली की गंभीर प्रदूषण की समस्या और दूसरी तरफ एक जानी मानी आजमाई हुई तकनीक। आईआईटी कानपुर के साथ मिलकर एक बड़ी योजना बनी, खास विमान तैयार किए गए और दिल्ली के लोग उम्मीद भरी नजरों से आसमान की ओर देखने लगे। लेकिन नतीजा सिफर। ये महंगा और बहुप्रचारित प्रयोग पूरी तरह से फेल हो गया। एक बूंद भी बारिश नहीं हुई। और यहीं से हमारे विश्लेषण का सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है, आखिर ऐसा क्या हुआ? एक ऐसी तकनीक जो पूरी दुनिया में काम कर रही है, वो दिल्ली में आकर फेल कैसे हो गई? क्या वैज्ञानिकों से कोई चूक हुई, या तकनीक ही गलत थी, या फिर वजह कुछ और ही थी? चलिए इसी की पड़ताल करते हैं। चलिए अब जासूस बनकर इस विफलता के पीछे के वैज्ञानिक कारणों की पड़ताल करते हैं। और सच कहूं तो जवाब एक बहुत ही सीधी सी बात में छुपा है। किसी भी प्रक्रिया के लिए सही कच्चे माल की जरूरत होती है, और कृत्रिम बारिश के मामले में ये कच्चा माल ही मौजूद नहीं था। ये स्लाइड देखिए, ये पूरी कहानी खुद बयां कर रही है। वैज्ञानिकों के मुताबिक सफल क्लाउड सीडिंग के लिए बादलों में कम से कम 50% नमी होनी ही चाहिए। लेकिन जिस दिन दिल्ली में यह प्रयोग होना था, उस दिन बादलों में नमी सिर्फ 10 से 20% के बीच थी। मतलब जरूरत से बहुत ही ज्यादा कम। मतलब दिल्ली के आसमान में जो बादल थे ना, वो किसी सूखे स्पंज की तरह थे, पतले, सूखे और बेजान। वो घने कपासी या क्यूमुलस बादल नहीं थे जिनकी इस प्रक्रिया को जरूरत होती है। अब आप ही सोचिए, एक सूखे स्पंज को कितना भी निचोड़ लीजिए, क्या उसमें से पानी निकलेगा?
बस यही हुआ। ये प्रयोग शुरू होने से पहले ही फेल होने के लिए तय था। बात सिर्फ नमी की ही नहीं थी, एक और बड़ी तकनीकी वजह थी बादलों की ऊंचाई। एक्सपर्ट्स मानते हैं कि अगर बादल 5000 फीट के आसपास यानी जमीन के करीब हों तो कामयाबी की संभावना ज्यादा होती है। लेकिन दिल्ली में प्रयोग वाले दिन बादल 10,000 फीट या उससे भी ज्यादा ऊंचाई पर थे। अब इतनी ऊंचाई पर बनी नन्ही बूंदें जब नीचे आतीं तो गर्म और प्रदूषित हवा के कारण जमीन तक पहुंचने से पहले ही भाप बन जाती। और तो और दिल्ली की सर्दियों की एक खास वायुमंडलीय स्थिति ने भी इस नाकामी में अपना रोल निभाया, जिसे कहते हैं तापमान व्युत्क्रमण या टेम्परेचर इन्वर्जन। इसमें होता यह है कि गर्म हवा की एक परत ऊपर बन जाती है और वो नीचे की ठंडी और प्रदूषित हवा को एक ढक्कन की तरह कैद कर लेती है। उम्मीद थी कि बारिश इस ढक्कन को तोड़ेगी, लेकिन बारिश तो हुई ही नहीं। और यहीं पर ये पूरी नाकामी हमें एक बहुत ज़रूरी सबक सिखाती है। ये हमें बताती है कि शायद हम समाधान ही गलत जगह ढूंढ रहे हैं। समस्या की जड़ें ज़मीन पर हैं और हम टकटकी लगाए आसमान की ओर देख रहे हैं। संपादकीय में ये बात बिल्कुल साफ कही गई है कि क्लाउड सीडिंग प्रदूषण का कोई परमानेंट इलाज नहीं है। ये तो बस एक इमरजेंसी उपाय है, एक बैंडेड की तरह। और ये बैंडेड भी तभी काम करेगा जब मौसम की सारी शर्तें, खासकर नमी, बिल्कुल सही हों। ये किसी पुरानी और गहरी बीमारी का इलाज नहीं हो सकता। तो फिर असली गुनहगार कौन है? वो हमारे चारों तरफ है। वो करोड़ों गाड़ियों से निकलने वाले धुएं में है। वो शहर में चल रहे अनगिनत कंस्ट्रक्शन साइट से उड़ने वाली धूल में है। और वो उन फैक्ट्रियों से निकलने वाली जहरीली हवा में है जो हमारे शहरों के इर्द गिर्द हैं। जब तक ये स्रोत यूं ही प्रदूषण फैलाते रहेंगे, कोई भी कृत्रिम बारिश हमें नहीं बचा सकती। इसीलिए प्रदूषण के खिलाफ असली लड़ाई के लिए हमें जमीनी स्तर पर बुनियादी बदलाव करने होंगे। हमें अपने पब्लिक ट्रांसपोर्ट को इतना बेहतर बनाना होगा कि लोग अपनी गाड़ियां छोड़ दें। हमें पेट्रोल डीजल छोड़ के क्लीन एनर्जी को अपनाना होगा। हमें प्रदूषण फैलाने वालों के खिलाफ सख्त नीतियां बनानी होंगी और उन्हें ईमानदारी से लागू भी करना होगा। और सबसे जरूरी, हम सबको अपनी जीवन शैली में भी बदलाव लाने होंगे। चलिए अब इस पूरी बातचीत को समेटते हैं और वो खास बिंदु निकालते हैं जो मुख्य परीक्षा में उत्तर लिखते समय हमारे बहुत काम आएंगे। ये सेक्शन हमारे उत्तरों को एक मजबूत ढांचा देने में मदद करेगा। सबसे पहले इन वैज्ञानिक शब्दों को जरूर याद रखिए। अपने उत्तर में क्लाउड सीडिंग, सिल्वर आयोडाइड, कुपासी बादल और तापमान व्युत्क्रमण जैसे शब्दों का सही इस्तेमाल करने से जवाब में एक विश्लेषणात्मक गहराई आती है। ये परीक्षक को दिखाता है कि विषय पर हमारी पकड़ मजबूत है। ये टेबल, ये वो पक्के सबूत हैं जो जवाब में वजन डालेंगे। दिल्ली के प्रयोग की विफलता को समझाने के लिए ये आंकड़े सबसे अच्छे प्रमाण हैं। नमी की मात्रा में 50% की जरूरत के मुकाबले सिर्फ 10 से 20% का मिलना और बादलों की ऊंचाई का आदर्श 5000 फीट की जगह 10,000 फीट से ज्यादा होना, ये वो ठोस डेटा पॉइंट हैं जो हमारे तर्क को मजबूत करते हैं। तो इस पूरी कहानी का सार क्या है, सबक क्या है? वो ये है कि क्लाउड सीडिंग जैसे तकनीकी समाधान सुनने में बहुत आकर्षक लगते हैं, लेकिन वो प्रदूषण जैसी जटिल पर्यावरणीय समस्याओं के मूल कारणों को नहीं सुलझा सकते। इन समस्याओं के लिए हमें बुनियादी नीतिगत और सामाजिक बदलावों की ही जरूरत होती है। टेक्नोलॉजी एक सहायक हो सकती है, लेकिन वो खुद समाधान नहीं है। और अब इस पूरी चर्चा के आधार पर मेंस की तैयारी के लिए एक अभ्यास प्रश्न। भारतीय शहरों में वायु प्रदूषण जैसी जटिल पर्यावरणीय चुनौतियों से निपटने में क्लाउड सीडिंग जैसे तकनीकी समाधानों की भूमिका का समालोचनात्मक विश्लेषण करें। क्या ऐसे समाधानों पर ध्यान केंद्रित करना मूल कारणों को संबोधित करने से एक भटकाव है? चर्चा करें। इस प्रश्न पर जरूर सोचिएगा और हमने जो बिंदु चर्चा किए हैं उनका इस्तेमाल करके एक अच्छा उत्तर बनाने की कोशिश कीजिएगा। कल फिर मिलते हैं एक महत्वपूर्ण संपादकीय के साथ। इसके लिए YouTube चैनल अनलॉक UPSC को ज्वाइन कर लीजिए। धन्यवाद।